वकांडा फॉरएवर मार्वल फ्रेंचाइज की बहुत इंपॉर्टेंट फिल्मों में से एक है, जिसके रीजन काफी सारे हैं। फिर चाहे वो चैडविक बोजमैन की डेथ न्यूज हो या फिर न्यू सुपर विलन या नए एंटी सुपर हीरो की एंट्री, ये फिल्म अपनी कहानी से ज्यादा लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई है। इसीलिए अब जल्दी से समय को और ना गवाते हुए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की फिल्म की कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वकांडा फॉरएवर। कहानी की शुरुआत में हमें टीचला, जो वकांडा का राजा है, उसको दिखाया जाता है। टीचला यानी कि ब्लैक पैंथर एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है, जिसका इलाज वकांडा जैसे एडवांस्ड नेशन के पास भी मौजूद नहीं है। इसीलिए ब्लैक पैंथर की छोटी बहन शूरी उस इलाज को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रही है। वो उस जड़ी बूटी को बनाने की कोशिश कर रही होती है जिसे किलमॉन्गर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसी जड़ी बूटी के सिरम को पीकर कोई भी नॉर्मल इंसान ब्लैक पैंथर की पावर्स को पा सकता था, लेकिन काफी सारे टेस्ट और प्रोटोटाइप्स के बाद भी शूरी उस जड़ी बूटी को बनाने में कामयाब नहीं हो पाती है। वो अपने वर्चुअल असिस्टेंट से बार बार टीचला की कंडीशन को चेक करने को बोलती है, जो उसको आगाह करता है कि टीचला की कंडीशन बहुत खराब है। शूरी कैसे भी करके वकांडा के राजा यानी कि टीचला को बचाना चाहती है, लेकिन तभी उसकी लैब में उनकी माँ रवांडा आती है, जो शूरी को बोलती है कि ये सब करने की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टीचला नहीं रहा। यानी कि वकांडा का ब्लैक पैंथर अब मर चुका था। जिसके बाद फिल्म में हमें टीचला का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जिसमें हमें वकांडा की ट्रेडिशनल वैल्यूज देखने के लिए मिलती है। और अब मजबूरन वकांडा की राजगद्दी पर वहाँ की रानी रेमोंडा को बैठना पड़ता है, जहाँ कहानी आगे अब 1 साल बाद की दिखाई जाती है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि वकांडा इतना एडवांस नेशन इसीलिए है क्योंकि उसके पास एक ऐसा मेटल मौजूद है जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, जिसको वाइब्रेनियम बोला जाता है। वकांडा के मोस्टली वेपन्स और सिक्योरिटी सिस्टम्स इसी वाइब्रेनियम मेटल के बने हुए हैं। इसी वाइब्रेनियम की वजह से वकांडा बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, जिसको ज्यादातर देश हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए फिल्म में अब हमें यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ रानी रेमोंडा को कन्फ्रंट किया जा रहा था कि क्यों आप लोग हमसे वाइब्रेनियम और अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं करते हैं। जिस पर रानी रेमोंडा उनको 2 दिन पुराने एक इंसिडेंट के बारे में बताती है। ये इंसिडेंट वकांडा के बाहर उनके एक सीक्रेट रिसर्च सेंटर का था, जहाँ कुछ प्राइवेट मर्सिनरीज ने वहाँ अटैक कर वाइब्रेनियम को चुराने की कोशिश करी थी। लेकिन सही समय पर ओकोयो, जो कि डोरा मिलाजी की कमांडर है, वहाँ पर आ जाती है और उन्हें पकड़ लेती है। रेमोंडा यूनाइटेड नेशंस में बोलती है कि हमारे संसाधनों को चुराने की कोशिश की जा रही है, और अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वकांडा यूनाइटेड नेशंस और उसकी गरिमा को भूल जाएगा, जिसके बाद जवाब हमारे हथियार देंगे जंग के मैदान में। वो ये भी बोलती है कि हम जानते हैं कि कुछ लोग वकांडा के बाहर भी वाइब्रेनियम ढूंढ रहे हैं, जिसे उन्हें तुरंत रोकना होगा। जिसके बाद हमें समुद्र के बीच में एक लैब दिखाई जाती है, जहाँ कुछ लोग वाइब्रेनियम को समुद्र के नीचे खोजने की कोशिश कर रहे होते हैं। स्कूबा डाइवर्स की एक टीम समुद्र में जाकर उस ड्रिल की छानबीन कर रहे होते हैं, जो अचानक से काम करते करते किसी चीज से टकराकर टूट गई है। जहाँ जाने पर उनको ये मालूम होता है कि ये ड्रिल किसी मेटल से टकराकर टूट गई है, जो ऑफ कोर्स वाइब्रेनियम ही है। यानी कि बाहरी दुनिया को वाइब्रेनियम का एक नया स्रोत मिल गया था। वो लोग उस वाइब्रेनियम डिटेक्टर को दोबारा चालू करने की कोशिश करते हैं, जहां अचानक से वहां की पावर सप्लाई चली जाती है, जबकि वहां के कुछ लोग समुद्र के अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस करते हैं, मानो कि जैसे कोई समुद्र में गाना गा रहा हो। सब लोग उस आवाज को सुनते हैं और मदहोश होकर उसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो आवाज उनको हिप्नोटाइज कर रही होती है, जिसको सुनते ही सब लोग डेक से नीचे समुद्र में कूद जाते हैं। दरअसल इस लैब पर अटैक हुआ है, और जिन्होंने अटैक किया है वो सी पीपल हैं, यानी कि समुद्र के अंदर रहने वाले लोग। वो इतने ज्यादा पावरफुल थे कि गोलियों का भी उन पर कोई असर नहीं होता। वो उस पूरी लैब को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी कि वाइब्रेनियम की खोज इसी समुद्र में दोबारा दफन हो जाती है। जिसके बाद हम एक बार फिर से रेमोंडा को देखते हैं, जो वकांडा में वापस लौट आई है। वो शूरी से उसी जड़ी बूटी के ऊपर बात करती है। वो बोलती है कि हमको वो जड़ी बूटी जल्द ही बनानी पड़ेगी, ताकि वकांडा को उसका राजा ब्लैक पैंथर वापस मिल जाए। लेकिन शूरी उस बूटी से ज्यादा अपनी टेक्नोलॉजी पर भरोसा करती थी। वो चाहती थी कि वकांडा उस जड़ी बूटी पर निर्भर ना होके टेक्नोलॉजिकली एडवांस बन जाए। पर रेमोंडा की सोच थोड़ी ट्रेडिशनल थी, क्योंकि उसके हिसाब से ब्लैक पैंथर सिर्फ एक राजा नहीं था, बल्कि वकांडा के सारे कबीलों की एक कड़ी था।
जहां आगे अब हम रेमोंडा और शूरी को नदी के किनारे टीचला की बातें करते हुए देखते हैं। रेमोंडा टीचला को याद कर रही होती है। वो कहती है कि मैं आज भी यहाँ की हवाओं में उसको महसूस कर सकती हूँ, लेकिन शूरी यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकली उसको समझाने की कोशिश करती है। जहाँ एक चीज तो क्लियर है कि शूरी अपने भाई की मौत से अभी भी उभर नहीं पाई है। फिर चाहे वो कितने भी सिक्योरिटी के बहाने बना ले, उसे ब्लैक पैंथर की मौत से बहुत ज्यादा धक्का लगा है। रेमोंडा और शूरी आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी हम पानी में नेमोर को देखते हैं, जिसको देखकर ये दोनों बहुत हैरान होती है। नेमोर रेमोंडा को आगाह करने आता है। वो इनको बताता है कि दूसरे देशों को समुद्र में वाइब्रेनियम का भंडार मिला है, जिसे वाइब्रेनियम डिटेक्टर नाम की एक मशीन से डिटेक्ट किया जा सकता है। उस मशीन को जिस किसी भी साइंटिस्ट ने बनाया है, तुम उसे ढूंढोगे और हमको ला कर दोगे, वरना अंजाम तुम्हारे और हमारे दोनों के लिए बहुत बुरे होंगे। रेमोंडा इस बात की सीरियसनेस को समझ रही थी, क्योंकि नेमोर बहुत आसानी से वकांडा के अंदर आ गया था, जिसके अंदर बिना किसी परमिशन के आना नामुमकिन था। और सबसे बड़ा चिंता का सबब ये था कि नेमोर के पास भी वाइब्रेनियम था। इसलिए रेमोंडा वकांडा के सारे कबीले वालों को बुलाती है। उस सभा में वो सब इस अनजान खतरे नेमोर के बारे में ही बात करते हैं, जबकि शूरी उस वाइब्रेनियम डिटेक्टर को देखकर बहुत इम्प्रेस होती है। वो कहती है कि इसको बनाने वाला बहुत जीनियस है और अब उसका पकड़ा जाना इनके लिए बहुत जरूरी हो गया था। इसीलिए शूरी और उकोयो उसको पकड़ने के लिए रवाना हो जाते हैं और ये लोग उसको ट्रैक करते हुए एजेंट रॉस के पास पहुंच जाते हैं, जो उनको बताता है कि उस मशीन को बनाने वाली एक छोटी बच्ची है। वो अमेरिका के एक कॉलेज में पढ़ती है। शूरी बोलती है कि हम इस बच्ची को नेमोर को नहीं सौंप सकते, जिसके बाद शूरी उस लड़की को लेने उसके हॉस्टल चली जाती है। उस लड़की का नाम रीरी विलियम्स होता है, जो महज 19 साल की थी। शूरी बोलती है कि जो तुमने किया उसकी वजह से तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो, जिसके बाद रीरी शूरी और ओकोयो को अपनी एक सीक्रेट लैब में ले जाती है। उसे वहाँ से अपना लैपटॉप लेना होता है, जिसमें उस वाइब्रेनियम डिटेक्टर का पूरा डेटा मौजूद था। वहीं उस लैब में शूरी रीरी के एक प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप को देखती है, जिसको इनिशियली देखकर ऐसा लगता है कि वो प्रोजेक्ट स्टार्क टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अब स्टार्क टेक्नोलॉजी मार्वल यूनिवर्स में क्या है, ये मुझको आपको बताने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप उसको पहचान गए हैं तो मुझको अभी कमेंट करके जरूर बताएं। देखते हैं हमारे व्यूअर्स को मार्वल यूनिवर्स की कितनी नॉलेज है। जिसके बाद कहानी में हम आगे देखते हैं कि रीरी के लैब को FBI एजेंट्स घेर लेते हैं। इसीलिए शूरी और रेमोंडा एक प्लान बनाते हैं। ये तीनों अलग अलग भागकर FBI एजेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। रेमोंडा एक कार में जाती है, शूरी एक बाइक पर, जबकि रीरी जाती है अपने उसी प्रोटोटाइप मॉडल में जिसे उसने सालों की मेहनत से बनाया था। ये वोंट बिलीव, उसके पास एक आयरन सूट था जिसमें स्टार्क का आर्क रिएक्टर भी था। रीरी, शूरी और ओकोये FBI से तो आसानी से पीछा छुड़ा लेते हैं, लेकिन तभी इन्हें ढूंढते हुए वहां अटलांटियंस आ जाते हैं। ये लोग रीरी को मारने आए थे। इन अटलांटियंस में इनका जनरल और नेमोरा होती है, जो कि नेमोर की बहन है। ओकोये अकेले ही इनसे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अटलांटियंस बहुत पावरफुल हैं। वो उसको मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी शूरी इन अटलांटियंस से नेमोर से मिलने की मांग करती है। इसलिए ये लोग शूरी को अपने साथ नेमोर से मिलाने के लिए ले जाते हैं, जबकि उधर FBI एजेंट रॉस को उसी जगह पर शूरी के कीमोयो बीट्स मिलते हैं, जिन्हें वो एविडेंस बॉक्स में रखने के बजाय अपने पास रख लेता है। उधर वकांडा में ओकोयो की इस लापरवाही की वजह से उसे वकांडा के जनरल के पद से हटा दिया जाता है। रेमोंडा शूरी के लिए बहुत ज्यादा दुखी होती है। उसको समझ नहीं आता कि वो अपनी बेटी को कैसे बचाए। वो शूरी के वर्चुअल असिस्टेंट ग्रियो से शूरी की कीमोयो बीट्स को ढूंढने को कहती है, जो कि रॉस के पास होते हैं। इसीलिए रेमोंडा और रॉस की बातें होती हैं, जहां रेमोंडा उसको नेमोर के बारे में आगाह करती है। अच्छा, ग्रियो रेमोंडा को यहाँ पर ये भी बताता है कि अटलांटियंस यानी कि टेलोकानी, जिन्होंने शूरी और रीरी को किडनैप किया है, उनकी भाषा यूकाटिक मायन थी, यानी कि ये सी पीपल मायन सभ्यता के लोग थे। वेल, मैं आपको बता दूं कि मायन सिविलाइजेशन एक मीजो अमेरिकन सिविलाइजेशन है, जो बेसिकली प्री कोलंबियन सिस्टम को फॉलो करते हैं। इजी लैंग्वेज में ये हिंदुइज्म से मिलती जुलती एक मैक्सिकन सभ्यता थी। जिसके बाद रेमोंडा नाकिया से मिलने जाती है। नाकिया टीचाला की गर्लफ्रेंड थी, जो उसको शूरी को ढूंढने को कहती है। उधर शूरी और रीरी दोनों एक गुफा में होते हैं, जो नेमोर से मिलने आई हैं, जबकि उधर नाकिया ने भी
शूरी को ढूंढने की कवायद शुरू करती है। वो एक गांव पहुंचती है जहां पर उसको नेमोर के बारे में पता चलता है। इन गांव वालों के लिए वो एक भगवान है। वो बताती है कि उसको ढूंढना बहुत खतरनाक है और जिसने भी उसको ढूंढने की कोशिश करी वो कभी वापस नहीं आया। जिसके बाद हम देखते हैं शूरी और नेमोर की मुलाकात को। वो उसको टैलोकन लोगों के बारे में बताता है। नेमोर की माँ जन्म से एक इंसान थी, लेकिन नेमोर म्यूटेटेड है। वो पानी और हवा दोनों में सांस ले सकता है, जबकि वो अपने पंखों की मदद से हवा में उड़ भी सकता है। नेमोर बताता है कि उसके सभी पूर्वज पहले इंसान थे, लेकिन चेचक की महामारी और स्पेनिश अटैक के समय चाक देवता उनके पुरोहित के सपने में आए और उनको इससे बचने का रास्ता दिखाया। और जब उन्होंने उस जगह को एक्सप्लोर किया तो उन्हें वहां पर एक जड़ी बूटी मिली। ये वही जड़ी बूटी थी जो वकांडा में भी पाई जाती थी, जिसके अंदर वाइब्रेनियम की क्वालिटीज थी। इस जड़ी बूटी को वाइब्रेनियम के द्वारा सींचा गया था, इसीलिए इसको पीने वाला सुपर स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इन्हीं जड़ी बूटियों के सेवन की वजह से ये मायन लोग नीचे पानी में सांस लेने के काबिल बने, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि अब ये लोग जमीन पर सांस नहीं ले सकते थे। नेमोर की माँ भी उनमें से ही एक थी, लेकिन जब उसका ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तब नेमोर अपनी माँ के पेट में था, इसीलिए वो अकेला ऐसा है जो पानी और हवा में सांस ले सकता था। जिसके बाद नेमोर शूरी को पहली बार अपनी सिटी टालोकन पर लेकर जाता है। वो बोलता है कि मैं इन्हीं को बचाने के लिए बस रिरी को मारना चाहता हूँ, ताकि किसी को भी इनके बारे में पता ना चले। लेकिन फिर भी शूरी नेमोर से रिरी को ना मारने की गुजारिश करती है। नेमोर शूरी को उसके साथ इस दुनिया से जंग छेड़ने को कहता है। उधर रेमोंडा नेमोर को शूरी और रिरी को वापस करने के लिए बोलती है, लेकिन नेमोर इस बार उनको धमकी देते हुए कहता है कि अगर हमारे अस्तित्व के बारे में किसी को पता चला तो मैं दुनिया के साथ साथ वकांडा को भी खत्म कर दूंगा। नाक्या भी शूरी को ढूंढते हुए उन तक पहुंच जाती है, जिन्हें वो वहां से भगाने में कामयाब हो जाती है। नेमोरा नेमोर को समझाने की कोशिश करती है कि शूरी हमारे बारे में अब सब कुछ जानती है, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब नेमोर भी नाराज होकर जंग छेड़ देता है। एटलांटियंस वकांडा पर हमला कर देते हैं। वकांडा का सिक्योरिटी सिस्टम जो बहुत एडवांस है, उसको एटलांटियंस कुछ ही मिनटों में तबाह कर देते हैं और इसी तबाही में रिरी और शूरी को बचाते हुए रेमोंडा मारी जाती है। शूरी अपनी माँ और वकांडा की रानी की मौत का जिम्मेदार नेमोर को ठहराती है। नेमोर बोलता है कि एक हफ्ते बाद मैं फिर से लौटूंगा और अगर इस बार तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं वकांडा को दुनिया के नक्शे पर से मिटा दूंगा। वकांडा की एकमात्र उम्मीद ब्लैक पैंथर था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। पता नहीं अब कौन वकांडा को ब्लैक पैंथर के बिना नेमोर से बचा पाएगा। शूरी एम्बाकू से वकांडा के लोगों को पनाह देने को बोलती है, जिसके बाद एक बार फिर से शूरी और रिरी मिलकर उस जीवन बूटी को बनाने की कोशिश करते हैं। शूरी टालोकन से लाए उस ब्रेसलेट के फाइबर और अपनी जीवन बूटी के फाइबर को मैच करने की कोशिश करती है, जिसके बाद फाइनली वो उस जीवन बूटी को दोबारा बनाने में कामयाब हो जाती है। शूरी और रिरी नेमोर को कमजोर करने के लिए एक प्लान बनाती है। उनके अकॉर्डिंग अगर नेमोर को हीटर्स के जरिए गर्मी दी जाए तो डिफ्यूजन प्रोसेस होने की वजह से वो ज्यादा देर तक हवा में यानी धरती पर सांस नहीं ले पाएगा और वो कमजोर हो जाएगा। इसीलिए अब ये अपने स्पेशल फाइटर जेट को हीटिंग चेंबर में कन्वर्ट कर देती है। वकांडा एकजुट होकर नेमोर से लड़ने के लिए तैयार था। उधर शूरी भी उस जीवन बूटी को लेने के लिए तैयार थी। वो जानती थी कि ब्लैक पैंथर ही अब उनकी आखिरी उम्मीद है। वकांडा के लोगों का एक रिचुअल होता है कि जो भी उस जीवन बूटी को लेता है उसे उसकी फितरत के हिसाब से उसका पूर्वज मिलता है। शूरी के साथ भी ऐसा ही होता है। वो सोचती है कि शायद उसको टीचला से आखिरी बार बात करने का मौका मिलेगा, लेकिन टीचला की जगह उसको किलमोंगर दिखाई देता है, जो कि हो सकता है कि इन दोनों की फितरत एक जैसी हो। जिसके बाद अब फाइनली ब्लैक पैंथर शूरी के रूप में वापस आ जाता है। पूरा वकांडा ब्लैक पैंथर को देखकर बहुत खुश होता है। एम्बाकू शूरी को अगला ब्लैक पैंथर घोषित कर देता है और इस बार बारी वकांडा के पलटवार करने की थी, जिसके बाद आखिरी वार करने के लिए वकांडा की सेना निकल जाती है। यहीं पर हम रिरी विलियम्स के आयरन हार्ट सूट को भी पहली बार देखते हैं, जो नेमोर को उसी हीटिंग चेंबर वाले प्लेन में लाने का काम करती है। शूरी और रिरी का प्लान कामयाब हो जाता है और नेमोर कमजोर पड़ने लगता है। उधर पूरा वकांडा एटलांटियन से लड़ रहा होता है। नेमोर और ब्लैक पैंथर के बीच फाइट अब काफी इंटेंस हो जाती है, जहां नेमोर लड़ाई में शूरी
यानी कि ब्लैक पैंथर के पेट में अपना भाला घुसा देता है। उसको लगता है कि ब्लैक पैंथर यानी कि शूरी मारी गई, लेकिन शूरी अपने शिप को ब्लास्ट करके उस ब्लास्ट से नेमोर को और भी ज्यादा घायल कर देती है। शूरी नेमोर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो नेमोर को नहीं मार पाती। नेमोर कोई बुरा इंसान नहीं था, वो भी शूरी की तरह अपने लोगों की रक्षा कर रहा था। शायद इसीलिए शूरी नेमोर को नहीं मारती। शूरी बोलती है कि हार मान लो और अब से वकांडा भी तुम्हारे साथ तुम्हारे सागर की रक्षा करेगा। वो बोलती है कि हम मिलकर अपने लोगों को बचाएंगे, जिसके बाद ये लड़ाई रोक दी जाती है, जिसके साथ वकांडा फॉरएवर की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। शूरी ने वकांडा और तालोकन दोनों को बर्बाद होने से बचा लिया था। इस फिल्म के अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जिसमें हमको टीचला का बेटा दिखाया जाता है, जिसका मतलब ये है कि वकांडा का असली राजा लौट आया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।